हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मॉर्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है, जिसको हम सेल डेथ भी बोलते हैं। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी अकर्स व्हेन द इंजूरियस स्टिमुलाई इज सीवियर और परसिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। होता क्या है कि जो हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रहा था, ठीक है, अगर वही प्रोसेस थोड़ा सा बियॉन्ड हो जाए, थोड़ा सा डिले हो जाए, थोड़ा सा लंबे टाइम तक होने लगे, तो वही हो जाता है इरिवर्सल इंजरी। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्टिमुलाई होती है वो सीवियर कंडीशंस में इंजूरियस फॉर्म में चली जाती हैं, जो लॉन्गर पीरियड में कॉज होने लगती हैं। ठीक है, ऑटोलिसिस इसमें मेनली हम देखने को मिलता है। ऑटोलिसिस, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस आर द बेसिक पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट अंडरलाइन द प्रोसेस ऑफ सेल डेथ। सेल डेथ इज अ स्टेट ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें क्या होता है, इन तीनों के माध्यम से हमें ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस देखने को मिलता है, जिसमें हमारी जो सेल होती है वो डेथ कर रही है। तो सेल डेथ क्या है, आप बोल सकते हैं ये आपका इरिवर्सल इंजरी है। मीन्स ये अपनी पहली वाली अवस्था में फिर से वापस नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेल काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस में आ गए हैं, जिसकी डेथ हो रही है। यहाँ पे हम बात करेंगे ऑटोलिसिस की। मतलब ऑटोलिसिस क्या है, जिसको हम सेल्फ डाइजेशन कहते हैं। सेल्फ डाइजेशन में होता क्या है कि जो आपके सेल के अंदर लाइजोसोम्स है, वहाँ पे जो आप हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम पाए जाते हैं, इनका सेल्फ डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो सेल होता है ये अपने आप को सेल्फ डाइजेशन फॉर्म में लाना शुरू कर देते हैं। ऑटोलिसिस क्या होती है, एक रैपिड कंडीशंस होती हैं। मीन्स ऑटोलिसिस इज रैपिड इन सम टिश्यूज। ये किसी कुछ टिश्यूज में रैपिड फॉर्म में क्रिएट होती हैं। ऑटोलिसिस मीन्स जो सेल है जो डेड हो गए हैं, उनको वो सेल्फ इनगल्फ या फिर सेल्फ डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सच एज इन द पैंक्रियाज एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इंटरमीडिएट इन टिश्यू। ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें कहाँ पे, पैंक्रियाज और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। और थोड़ा माइन्यूट सा देखने को मिलता है, मतलब मॉडरेट फॉर्म में देखने को मिलता है टिश्यूज में, लाइक हार्ट एंड लीवर, किडनी में। और स्लो फॉर्म में देखने को मिलते हैं फाइब्रस टिश्यूज में। मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है ऑटोलिसिस की, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कहाँ पे, पैंक्रियाज और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। उससे थोड़ा सा कम देखने को मिलता है आपके हार्ट, लीवर और किडनी में। और सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलता है फाइब्रस टिश्यू में, जहाँ पे आपकी सेल ऑटोलिसिस कर रही है। मॉर्फोलॉजिकली ऑटोलिसिस इज आइडेंटिफाइड बाय होमोजीनियस एंड इस्नोफिलिक साइटोप्लाज्म विथ लॉस ऑफ सेलुलर डिटेल्स एंड रिमेन्स ऑफ सेल एज डेब्राइजेस। तो मॉर्फोलॉजिकली फॉर्म में हमें ये देखने को मिलता है कि जो ऑटोलिसिस हो रही है वो आइडेंटिफाई होता है होमोजीनियसली या स्नोफिलिक साइटोप्लाज्म के द्वारा, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो आपका सेल है उसका वो कंटिन्यू लॉस फॉर्म में चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो सेल होता है वो डेथ कर रही है। सेकेंड आपका है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या है, ये अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई ऐसी प्री प्लानिंग नहीं होती है जिसमें आपकी सेल डेथ कर रही है। इसमें यह है कि अगर ऑटोलिसिस कंडीशंस बहुत ज़्यादा बियॉन्ड हो जाता है तो नेक्रोसिस स्टार्ट करना शुरू हो जाता है आपके सेल का। तो नेक्रोसिस इज ए पैथोलॉजिक प्रोसेस दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीवियर इंजरी। इसमें क्या होता है, पैथोलॉजिकली फॉर्म में अगर देखा जाए ये बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी होती है। नेक्रोसिस इज एन अनप्रोग्राम्ड प्रीमैच्योर डेथ ऑफ अ सेल दैट अकर ड्यू टू द रिलीज ऑफ सेलुलर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यहाँ पे देखिए, ये अनप्रोग्राम्ड या प्रीमैच्योर सेल डेथ होता है जिसमें आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है इसका। द मेन कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस इंक्लूड लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ये भी एक रीजन हो सकता है, एक्सपोजर टू माइक्रोबियल टॉक्सिन्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ केमिकल एंड फिजिकल इंजरी, एन अनयूजुअल सिचुएशन इन विच एक्टिव प्रोटीएजेज लीक आउट ऑफ द सेल एंड डैमेज सराउंडिंग द टिश्यू। ठीक है, ये सारे रीजन हो सकते हैं नेक्रोसिस के। नेक्रोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीनेचुरेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स, लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट्स थ्रू डैमेज्ड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो आपका जो मेम्ब्रेन, जो आउटर पार्ट आपका जो डैमेज हुआ है,
यहाँ का जो आउटर पार्ट है वो जब डैमेज होगा तो क्या होगा कि प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का लीकेज होगा, तो ये भी कारण हो सकता है आपके नेक्रोसिस का। या लोकल इन्फ्लामेशन हो रहा है, या एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द लीथली इंजर्ड सेल्स। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी जो सेल है जो लीथल फॉर्म में आ रही हैं उनका वो एंजाइमेटिक डाइजेशन भी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये नेक्रोसिस में चेंज होना शुरू करेगा। Cells affected by necrosis eventually lose their membranal identity, because of which the cellular content leak into the surrounding areas, thereby inducing an inflammatory reaction। ठीक है, अब देखिए जो वहाँ पे सेल अफेक्टेड बाय, जो आपकी सेल नेक्रोसिस की वजह से अफेक्टेड हुई हैं, वहाँ पे होता क्या है कि एक मेम्ब्रेनल इंटीग्रिटी क्रिएट हो जाती हैं वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्योंकि जो सेलुलर कंटेंट लीक आउट हुए थे कहाँ पे हो रहे थे, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हो रहे हैं, ओके, जहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हो रहे हैं। इन्फ्लामेशन कॉज होने की वजह से मतलब जो आपकी सेल बहुत ज़्यादा स्वेल कर रही है, ठीक है, और इसकी वजह से भी क्या होता है, आपका जो सेल है वो नेक्रोसिस की कंडीशंस में आना शुरू कर देता है। द नेक्रोसिस ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये नेक्रोसिस हमेशा ये इन्फ्लामेशन को ही फॉलो करेगा। सेल डेथ ड्यू टू नेक्रोसिस डज नॉट ट्रांसमिट एनी केमिकल सिग्नल्स टू द इम्यून सिस्टम एज इट हैपन ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब जो एपोप्टोसिस की कंडीशंस में क्या होता है कि हमारे सेल्स को ऐसा कोई सिग्नल्स नहीं मिल पाता है कि वो अपने आप को फिर से मेंटेन कर सके। ठीक है, ये नेक्रोसिस क्या है, एक ट्रांजिट केमिकल सिग्नल्स देता है जिसमें आपकी जो सेल होती है फिर से अपने आप को ग्रो करा सकती है, लेकिन एपोप्टोसिस कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है। आइए हम बात करते हैं कि नेक्रोसिस में कौन कौन सा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे कि साइटोप्लाज्म ऑफ द अफेक्टेड सेल्स इज रिच इन इस्नोफिल्स। ठीक है, तो इस्नोफिल्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का जो लेयर होता है काफ़ी अफेक्टेड फॉर्म में हो जाते हैं। लैक ग्लाइकोजन जो पार्टिकल्स है वो उसकी कमी होने लगती है। एंड शोज डिक्रीज अमाउंट ऑफ बेसोफिल्स, और आपका जो बेसोफिल्स का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ग्लाइकोजन प्रोटीन्स। और ये भी देखने को मिलता है कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे नेक्रोसिस में ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ग्लाइकोजन प्रोटीन। नेक्रोटिक सेल्स अपीयर मोर ग्लासी एंड होमोजीनियस। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नेक्रोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें देखने को मिलता है। पहला है ब्रेक्स इन प्लाज्मा एंड ऑर्गेनस मेम्ब्रेन। तो आपका जो ऑर्गेनल्स है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इनका ब्रेकेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या होगा, लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज आ जाती हैं, मतलब ये इसकी डेंसिटी बढ़ जाएंगी। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक माइलिन्स फिगर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एमॉर्फस डेब्राइजेस होना शुरू हो जाएगा। एग्रीगेट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फ्लफी डीनेचर्ड प्रोटीन्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्या है आपका, फिर ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए अकर्स बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो डीएनए का जो ब्रेक आउट हो रहा है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रही हैं, आइए देखते हैं। तो पहला है इसमें कैरियोलाइसिस कैरेक्टराइज बाय, यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली फॉर्म में हमने पहला साइटोप्लाज्म में बात किया, दूसरा हमने बात किया होमोजीनियसली फॉर्म, थर्ड हमने बात किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। इसमें आपके 4 टॉपिक थे जिसकी वजह से जो नेक्रोटिक सेल्स का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो रहा है। अब 4th में हम बात करेंगे कि डीएनए का ब्रेकडाउन में कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पहली मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रही है कैरियोलाइसिस कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन। ठीक है, आपके न्यूक्लियस पे जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन पाया जा रहा है वो उसको डिसोल्यूशन उसका स्टार्ट हो जाता है। कैरियोलाइसिस वहाँ पे स्टार्ट, मतलब लाइज्ड हो रहे हैं वहाँ के सेल। ठीक है,
पिक्नोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन द न्यूक्लियर साइज ऑफ द अफेक्टेड सेल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए इनटू ए सॉलिड श्रंकन बेसोफिल्स मास। ठीक है, अब पिक्नोसिस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की जो साइज होती है, मतलब वहाँ पे जो डीएनए पाए जा रहे हैं वो काफ़ी श्रंकन फॉर्म में आ जाते हैं, सॉलिड श्रंकन फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब वहाँ पे बेसोफिलिक मास बनने लगता है वहाँ पे उसके अंदर। और कैरियोहेसिस में क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ कंप्लीटली या पार्शियली पिक्नोसिस न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो पिक्नोसिस न्यूक्लियस है ना, ये बहुत फ्रेगमेंटेशन बनाने लगते हैं, मतलब पूरी तरह से फ्रेगमेंट बना लेंगे कंप्लीटली, जिसे बोलते हैं कैरियोहेक्सिस। यहाँ देखिए, आइए हम समझते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, एक नॉर्मल सेल है, ये आपका क्या है, नॉर्मल सेल है, जहाँ पे गोल्जी बॉडी है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, लाइजोसोम्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, क्रोमैटिन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबो, मतलब ये सारे हेल्दी फॉर्म में पाए जाते हैं इन द केस ऑफ नॉर्मल सेल्स में। अब देखिए, ये रिवर्सिबल इंजरी में क्या हो रहा है, रिवर्सिबल में क्या हो रहा है कि जो आपकी सेल इंजर्ड हुई है, मतलब आपकी जो सेल्स में थोड़ा सा इंजरी कॉज हुआ है, इंजरी फॉर्म में देखा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, जो सेल है उसकी जो साइज है थोड़ा देखिए यहाँ पे चेंजेस फॉर्म में आ रहे हैं, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स है इसमें ब्लेब्स कॉज हो रहे हैं। ठीक है, अब रिवर्सिबल में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही है, इनको एटीपी का फॉर्मेशन कम हो रहा है, ब्लड का जो लॉस है वो भी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया वो स्वेल कर रहा है। ठीक है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी स्वेल कर रहा है, माइलिन फाइबर्स यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आपके राइबोसोम्स में डिटैचमेंट आ जाए, मतलब आपके जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये यहाँ से छूटने लगते हैं, डिटैच होने लगते हैं इन द केस ऑफ रिवर्सिबल इंजरी में। अब जब हम इसको रिकवर कर सकते हैं, मतलब इस चीज़ को हम रिकवर कर सकते हैं, रिकवरी करेंगे तो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ नेक्रोसिस में क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे इनका जो सेल है, ये देखिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है पूरी तरह से रैप्चर फॉर्म में आने लगा है। यहाँ पे अंदर के जितने भी ऑर्गेनल्स वगैरह हैं अपने सेल, अपने साइज और शेप को पूरी तरह से चेंज कर चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस एंड लीकेज ऑफ कंटेंट, जिसकी वजह से आपके जितने भी कंटेंट आपके अंदर है वो लीक होके बाहर आना शुरू कर देंगे। और एमॉर्फस डेंसिटीज इन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एमॉर्फस डेंसिटीज आ जाते हैं इन द केस ऑफ नेक्रोसिस में। तो यहाँ पे आपने देखा कि नॉर्मल से आपका जो इंजर्ड सेल हुआ और इंजर्ड से आपका सेल नेक्रोसिस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अब हम बात करेंगे एपोप्टोसिस, जो आपका थर्ड प्रोसेस है। ये आपका प्रोग्राम सेल डेथ हो, इसमें ये है कि आपके सेल को पूरी तरह से एक प्रोग्रामिंग टाइप का होता है कि हमारी जो सेल है वो जिस प्रोसेस से हमारे पास आ रही हैं वहाँ पे ये कोई परसेंटेज नहीं, यहाँ इसको पता है कि अब हमारी जो सेल है वो बचने वाली नहीं है, वो पूरी तरह से अब डेथ करेगी। तो एपोप्टोसिस, इसको ग्रीक वर्ड में फॉलिंग ऑफ, जहाँ पे क्या होती है आपकी जो सेल होती है वो ब्लेब्स बना के कटिंग फॉर्म में आने लगे, मतलब इसके जो ब्लेब्स बन जाते हैं। ठीक है, ब्लेब्स निकल के क्या होते हैं, ये यहाँ पे ब्लेब्स बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉलिंग ऑफ। इज ऑल्सो रेफर्ड एज प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम sequence process for eliminating those cells that are no more needed in the body without releasing harmful substances into the surrounding area। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसकी कोई ऐसी नीड नहीं होती है आपके सेल में, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये अब क्या करेगी, आपके जितने भी सराउंडिंग एरियाज है वहाँ पे अपने जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो रिलीज करना शुरू कर देगा। इन अदर वर्ड्स में अगर हम बात करेंगे तो एपोप्टोसिस में बी अंडरस्टूड एज द सुसाइड ऑफ अ सेल व्हेन इट डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन द बॉडी। ठीक है, तो ऐसी सेल जो सुसाइड फॉर्म में आ गई, इनका आपके बॉडी में ऐसा कोई रोल नहीं है, लेकिन आपके जो इंजर्ड सेल्स हैं और आपके जो नेक्रोसिस सेल है ये तो फिर भी आपके बॉडी के अंदर इसका कुछ ऐसा कंडीशंस है जो अपने आप को थोड़ा सा बैक कर सकते हैं। बट एपोप्टोसिस में आपकी जो सेल है पूरी तरह से डेथ हो चुकी है उसकी, वो आपके बॉडी के अंदर कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। एपोप्टोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डेथ। ये क्या है, आपका एक
सेल डेथ का एक टाइप होता है, दैट इज इंड्यूस्ड बाय द टाइटली रेगुलेटेड सुसाइड प्रोग्राम इन विच सेल्स destined to die activate intrinsic enzyme that degrade the cell genome DNA and nuclear and cytoplasmic protein, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके सेल के अंदर अगर ये डिग्रेड हो रहा है, मतलब ये इसकी जो सेल्स है यहाँ पे मैंने बताया, जब ये हट रहा है, ये सारी चीज़ें इसकी हट रही हैं, तो होगा क्या, ये डीएनए को, न्यूक्लियर को और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को भी क्या करेंगे, अपने अफेक्ट में लाना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्या करेगा, इट इज ए जेनेरिक टर्म्स फॉर सेल डेथ। ये क्या होता है, एक जेनेरिक टर्म्स भी होता है सेल डेथ का, रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट्स, while programmed cell death refers any only to apoptosis during development. Apoptosis is important in the following physiological situation. कहाँ पे इसका important है, the removal of supernumerary cells during development. Example in embryos, cell present in the skin fold between two fingers undergoes apoptosis to form individual fingers। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपकी जो सेल है यहाँ पे कोई और फिंगर्स आके अटैच कर जाए, ठीक है, यहाँ पे कोई और फिंगर आके अटैच किए कर जाए, तो वहाँ पे जो सेल होती हैं वो देखिए, उसको वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे वो आपके लिए यूजफुल है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपके प्री मैच्योर जो सुपर न्यूमरी जो सेल्स होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, उस समय अगर आपकी एपोप्टोसिस सेल आ रही है, मतलब जो डेथ कर रही है, उसको वहाँ से निकालना तो समझ में आता है। लेकिन जैसे आपके टू फिंगर्स अंडरगो एपोप्टोसिस टू फॉर्म इंडिविजुअल फिंगर, तो क्या होता है, यहाँ पे अगर दो फिंगर्स आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों फिंगर्स को आपको अलग करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो सेल है जो उसको डेथ कर गई है, उसका निकलना बहुत ज़रूरी है, उसका आपके बॉडी के लिए यूजफुल है, कुछ इंपॉर्टेंट रोल है। और सेकेंड आपका क्या है, एंडोमेट्रियल सेल्स, ठीक है, जो आपके एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब देखिए, ये हम जो महिलाओं में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती हैं, ठीक है, तो जितने भी एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं वो 4-5 दिन जो प्रोसेस होता है निकलने के बाद अपने पहली ही अवस्था में वापस चली जाती हैं। यहाँ पे एपोप्टोसिस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपकी जो सेल है वो डेथ होके बाहर निकल रही है, तो इनका आपके बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि इनको अपनी पहली अवस्था में वापस जाना है, लेकिन हर केस में ये वापस नहीं जाएगा। रिग्रेशन ऑफ द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट आफ्टर बियरिंग, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे जो फिटस वाली जो मदर होती है, लैक्टेटिंग जो मदर्स होती हैं, ठीक है, जब उनका जो ब्रेस्ट होता है, ठीक है, जब तक वो बेबी को फीड कराती हैं, मतलब 6 महीने 7 महीने साल भर तक जब फीड कराती हैं, ठीक है, उस समय क्या होता है, उनका जो सेल्स क्या है वो ग्रोइंग कंडीशन में रहता है, ठीक है। वो एपोप्टोसिस का मतलब ये नहीं हुआ कि सेल वहाँ डेथ करके मिल्क को प्रोड्यूस करी, नहीं, आपकी जो सेल है पहले तो बढ़ी हुई थी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो सेल्स जो ख़त्म हो गई, फिर से ख़त्म होने के बाद अपनी पहली अवस्था में वापस हो रही, मतलब आपका जो ब्रेस्ट की जो साइज हो रही वो फिर से नॉर्मल आ जाएंगी। रिग्रेशन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ डस्ट सिस्टम ड्यूरिंग सेक्स डिफ्रेंशिएशन इन फिटस, ठीक है, इसमें भी यही चीज़ हो रही है कि यहाँ पे जो रिग्रेशन हो रहा है, डिसअपीयरेंस, जहाँ पे सेक्स डिफ्रेंशिएट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे मदर टू डॉटर सेल्स में जो कन्वर्ट हो रहा है, फिर डॉटर से जो जाइगोट्स वगैरह बन रहा है, फिर मदर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एपोप्टोसिस का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे इसका होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर ये नहीं हो तो ये जो सेल्स जो डेड कर रही हैं, ये आपके बॉडी में जाके आपको बहुत ज़्यादा हार्म बना देंगे। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट टू प्रिवेंट इम्यून रिएक्शंस अगेंस्ट ओन टिश्यूज, डेथ ऑफ होस्ट सेल्स, यहाँ पे आपका है नेक्स्ट death of host cells that have served their useful purposes such as neutrophils in an acute inflammatory response and lymphocyte at the end of an immune responses। मैकेनिज्म क्या है आपके एपोप्टोसिस का, ये देखते हैं। एपोप्टोसिस रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कॉल्ड कैस्पेसेस,
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एपोप्टोसिस की बात अगर हम करते हैं, जहाँ पे एंजाइम आपका एक्टिवेट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कैस्पेजेज। लाइक मेनी प्रोटीएजेज, कैस्पेजेज एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोएंजाइम and must undergo enzymatic cleavage to become active. Two distinct pathways uh, converge as caspase activation, the mitochondrial pathway and the death receptor pathway. आइए हम समझते हैं एक चार्ट के माध्यम से। यहाँ पे देखिए आपकी, अगर हम बात करते हैं आपके सेल डेथ की, मीन्स हम बात करेंगे एपोप्टोसिस की। यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है जहाँ जो कि इंट्रिंसिक है, यहाँ पे डेथ रिसेप्टर पाथवे है जो एक्सट्रिंसिक है। यहाँ पे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे रिसेप्टर लिगेंड इंट्रैक्शन टीएनएफ रिसेप्टर है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे रेगुलेटर्स यहाँ लगे हुए, इस सेल के अंदर की बात हो रही है, यहाँ पे रेगुलेटर्स है, यहाँ पे BLC2 फैमिली सेंसर्स है जो सेल इंजरी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, विड्रॉ डीएनए डैमेज बाय टॉक्सिन्स प्रोटीन्स मिसफोल्डिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये BCL2 फैमिली इफेक्टर्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज होगा। ये क्या करेगा, साइटोक्रोम C एंड अदर प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स बनाएंगे। जब ये बन जाता है तो यहाँ से जो एक्सटेंसिक फॉर्म में जो पाथवेज आ रही हैं, क्या करेगा, ये एडॉप्टर प्रोटीन्स में चेंज करेंगी, फिर इनिशिएटर कैस्पेजेस बनाएंगी और एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस बनाएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा कि आपको साइटोस्केलेटन का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन होगा, देन यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन बनाएगा। जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन बना तो होगा क्या कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स बनेंगे, मतलब आपका जो सेल्स मैंने बताया था, यहाँ पे जो आपका ये आपका सेल है, ये इस फॉर्म में आना शुरू कर देगा। तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है ब्लेब्स, तो इसको साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स बोलते हैं। तो ब्लेब क्या करेगा, ये एपोप्टोटिक बॉडी बनाएगा। एपोप्टोटिक बॉडी बनाने के बाद ये जो लिगेंड है ना, ये फैगोसाइटिक सेल रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करेंगे, आउटसाइड ऑफ द सेल के अंदर सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस की कंडीशंस को मेंटेन करेगा, मतलब ये फैगोसाइटोसिस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका सेल डेथ करेगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, आइए बात करते हैं कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की, कि यहाँ पे कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एपोप्टोसिस, पहला क्या करेगा, एक्टिवेशन कैस्पेजेस डाइजेस्ट द प्रोटीन ऑफ साइटोस्केलेटन एंड द सेल श्रिंक एंड बिकम राउंड, ठीक है। आपकी जो सेल होती है वो श्रिंक कर रही है, श्रिंक करके क्या होती है, एक राउंड फॉर्म में हो जाएंगी, एक राउंड बना लेंगी। सेकेंड, बिकॉज ऑफ श्रिंकेज, अब श्रिंकेज की वजह से होता क्या है, द सेल लॉसेज द कॉन्टैक्ट विद नाइबोरिंग सेल, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नए सेल्स हैं, जो आपके पड़ोसी वाले सेल्स हैं, उनके साथ उनका जो कांटेक्ट है उसका लॉस हो जाएगा, या फिर सराउंडिंग मैट्रिक्स में। क्रोमैटिन इज अ न्यूक्लियर अंडरगोज डिग्रेडेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, बन जाता है डिसकंटिन्यू। आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या करेगा, डिसकंटिन्यू फॉर्म में आ जाएगा। डिसकंटिन्यू फॉर्म में आने की वजह से आपका जो कहाँ पे आ रहा है, इनसाइड द न्यूक्लियस में, जो DNA इनसाइड द न्यूक्लियस इज क्लीवेज इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। अब वो क्या करेगा, एक स्मॉल फ्रेगमेंट्स बना लेगा। Following the degradation of DNA, the nucleus breaks into many discrete nucleosomal units, which are also called chromatin bodies। और किसकी वजह से क्या होती है, chromatin bodies बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सेल मेम्ब्रेन्स ब्रेक एंड शोज बबल्ड अपीयरेंस। यहाँ पे क्या होता है, बबल्ड अपीयरेंस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, बबल्स अपीयरेंस देखने को मिलेंगे। फाइनली द सेल ब्रेक इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स containing intracellular materials including chromatin bodies and organelles of the cell. Such cellular fragments are called vesicles or apoptotic bodies. Apoptotic bodies are engulfed by phagocytes and dendritic cells। अभी क्या करेगा apoptotic body, ये क्या करेगा, phagocyte ये इनगल्फ किसके द्वारा हो रहा है, phagocytic और dendrite cells की वजह से।
ओके, ये रहा हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सल इंजरी। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।